बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केटिंग और अवामी मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जो पाकिस्तान को अरबों रुपए का सालाना टैक्स अदा करता है, मगर वो मसाइल के अंबार में दबा हुआ है। बल्कि कोरोना वायरस की वबा क्या आई कि तकरीबन 18 मार्च 2020 को वफाकी और सिंध हुकूमत का एक इजलास मुनक्किद होता है और 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया जाता है। 15 रोज के लिए सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया और ताजिरों ने इसको लब्बैक करते हुए अपना कारोबार बंद किया। 15 दिन के बाद एक बार फिर सिंध और वफाकी हुकूमत ने ताजिरों पर एक और बोझ डाला और 15 दिन के लिए मजीद इजाफा कर दिया, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत ताजिरों को लॉलीपॉप देती रही और आखिरकार तकरीबन आज 7 से 8 माह हो गया है और ये लॉकडाउन में अपने कारोबार को चला रहे हैं। यकीनन ईद उल फितर आई और 10 रोज के लिए ताजिरों को कारोबार करने की इजाज़त दी गई और उसके बाद 5 बजे से लेकर और 7 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जा रही है। और वहीं लोड शेडिंग, इसके अलावा बड़े बड़े मसाइल ताजिरों पर आते रहे और मजीद टैक्स की भरमार भी होती रही। आज हम कराची आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ उनकी अराकी में कमेटी भी मौजूद है। मेरे साथ कराची आयरन स्टील मर्चेंट के सदर जनाब शमून बाकर अली साहब मौजूद हैं। इनके साथ नाइब सदर नवेद ताहिर साहब मौजूद हैं। इसके अलावा अरशद जेवानी साहब भी मौजूद हैं और अयूब साहब भी मौजूद है। अयूब यानी कि यकीनी तौर पर ये इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं। और इसके अलावा ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शजील गोपलानी साहब भी यहाँ मौजूद है। इनसे होगी ज़बरदस्त बातें और इन्हीं के मसाइल, इन्हीं की ज़बानी भी सुनेंगे। आज सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सदर शमून बाकर अली साहब से और इनसे पूछते हैं। शमून साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आज आपको मालूम है कि आयरन स्टील मार्केट में मौजूद है, कराची की सबसे बड़ी आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन है और यकीन तौर पर आप लोग करोड़ों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को अदा करते हैं। इसके बावजूद मसाइल के अंबार आपकी मार्केट में लगे हुए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आप मार्केट आए, आपने यहाँ पे देखा और मज़ीद जब इस इंटरव्यू के बाद हम आपको मार्केट में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग किन हालात में यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे वो वक्त याद है कि आज से 20-22 साल पहले चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल जनाब कर्नल अफजल साहब, जब उन्होंने हमारे एसोसिएशन के इस दफ्तर का इफ्तिताह किया था तो उस वक्त उन्होंने आके यहाँ पे कहा था कि जी आप लोग कहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल शहर के बीच में है, ऊपर रिहायशी इलाका है। और उन्होंने हमको उस जमाने में जो है वो 400 एकड़ जमीन स्टील मिल के पास दी थी। ये बात कर रहा हूँ से 20 साल पुरानी, जब हमारी एसोसिएशन का इफ्तिताह हुआ था और कर्नल अफजल साहब ने खुद मोइन स्टील मार्केट को विजिट किया था। अब हमारी जो एसोसिएशन है कराची आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन, तकरीबन 800 प्लस हमारे पास मेंबर्स हैं और तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं वो टैक्स पेयर हैं। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो वो हमारा मेंबर नहीं बन सकता। एसोसिएशन के जो अगराज और मकासद हैं जिसके लिए हम बनाए गए थे, तो उस वक्त के हालात के हिसाब से, चूँकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़े मसाइल से हम गुजरे हैं, हम जब से तब्दीली आई है तो हम जो है वो टैक्सों के बोझ में दबे हुए हैं, तो उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। तो जो एक इंसान के बस में होगा, जो लीगली वो कर सकता होगा, एक शरीफ आदमी, एक व्यापारी आदमी तो वही करेगा जो उसके बस में मुमकिन है। वो जाके जो है वो किसी को गोली नहीं मार सकता, वो जाके जो है और कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी बातें करेगा, आप जैसे चैनल के थ्रू अपने मसाइल आगे पहुंचाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा, लीगल उसका रास्ता निकालेगा। जैसे आजकल हमारे ऊपर एंटी डंपिंग के इश्यूज आए हुए हैं, तो हम कोर्टों में गए हुए हैं कि जी हम पे एंटी डंपिंग ना लगनी चाहिए। तो हम तो एक व्यापारी तरीके से उसको इतना ही लेके चलेंगे। अगर आप कोई समझे कि जी हम कल से जो है वो सारा काम बंद कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता। हमारे बड़ों ने कहा है कि आप व्यापारी हो, आपको खुद को इन हालात के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर गवर्नमेंट ने कोई तब्दीली की है कानून में, तो हमको उस हिसाब से तब्दीली करनी है। ठीक है, हम उसके लिए अपना शोर मचाएंगे, हाईलाइट करेंगे, जी हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको हल किया जाए, इसको हल किया जाए। लेकिन ओवरऑल, जैसे आपने लॉकडाउन की बात की, अगर लॉकडाउन गवर्नमेंट ने दे दिया तो क्या करें?
हम घर बैठ गए। अब हम बोले नहीं जी हम आके दुकानें खोलेंगे, हम जबरदस्ती यूं करेंगे, वो नहीं हो सकता। आपको अगर मैं पूरी हिस्ट्री 20 साल की सुनाऊंगा तो हर वक्त हमने अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से अच्छे राय दी है, अच्छी तजावीज़ दी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा माशरा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नौयत का है, करप्शन को हम चाहते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से या जो भी मसाइल के जो हल निकलते हैं उसमें हर जगह पे कोई ना कोई लकूना कानूनी ऐसी लूप होल रखी जाती है। अब मिसाल के तौर पर ये लास्ट इंसिडेंट चूँकि जो अभी रिसेंटली हम सब की याददाश्त में होगा कि जी लॉकडाउन हो गया, मार्केटें बंद कर दी। हमने उस वक्त 2 सजेशन दिए सिंपल कि जी मिसाल के तौर पर मेरी आज 60 साल की उम्र है, मैं 40 साल से टैक्स भर रहा हूँ, हमारे वालिद भी टैक्स भर रहे थे, हमारी मार्केट में कोई भी आदमी बगैर टैक्स पेयर का नहीं है। इस तरह पूरे पाकिस्तान में लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो नहीं करते हम उनकी बात नहीं कर रहे। हमने इनको सजेशन दी कि जी जो टैक्स पेयर है उसने पिछले 3 साल में जितना टैक्स भरा है और उसमें जो इनकम डिक्लेयर की है, उस इनकम डिक्लेयर के मतलब जैसे आपने बरसों से हमसे टैक्स ले रहे हैं ना हमारी इनकम के ऊपर, तो अगर मैंने पिछले 3 साल में जो अपनी इनकम डिक्लेयर की है इनकम टैक्स के में, उस इनकम का हमें 3 महीने का हमारा जो इनकम है वो हमें आप गवर्नमेंट दे दे और हमारे बैंकों के अकाउंट गवर्नमेंट के पास है, उसमें वो ट्रांसफर कर दे। नहीं जी उसमें किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। हमने जो कमर्शियल हमारे मीटर्स हैं उसके मुताबिक आपको एग्जेम्पशन दे दें कि जी ठीक है जी आपके कमर्शियल मीटर्स हैं, आप व्यापारी हैं, आप टैक्स पेयर हैं, हम आपके ऊपर एग्जेम्पशन देंगे। नहीं जी, फिर हमारा चूंकि लोहा बड़ी अच्छी क्वांटिटीज में इंपोर्ट होता है, मुल्क से बाहर से आता है, हमने कहा जी चूंकि हमने 20 मार्च तक तो अपने रूटीन में काम किए हुए हैं, हमें नहीं पता था कि जी 20 मार्च 22 मार्च से जो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। हमारे जो इंपोर्टेड माल आए हुए हैं, क्योंकि जाहिर बात अब हमारा अगर 2 महीने दुकान बंद होगी तो हमारा पूरा फाइनेंशियल सर्कल जो है वो मुल्क का भी रुक गया है, हमारा भी रुक चुका है। हमने इनको सजेशन दी कि जी जो माल हमारा इंपोर्ट हो रहा है हमें आप पैसे भी ना दें, सिर्फ हमारा माल जो आ रहा है पोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, जिसपे हमको डेमरेज चल रहा है, जिसपे हमको बैंकों का इंटरेस्ट चल रहा है, आप हमारे मालों को उठा के कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस में रख ले, गवर्नमेंट रख ले, और उस मालों के ऊपर हमको 2 महीने का फ्री क्रेडिट अलाउ कर दे, हम पैसे दे के वो माल उठाएंगे। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? हमने ये नहीं कहा कि हमको लोन दे दो, हमने ये जिस तरह दूसरे एक्सपोर्टर देखें, मुल्क में प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जो है ना हम एक्सपोर्टर्स को गिनते हैं कि जी सिर्फ एक्सपोर्टर ही है हर काम में, वो एग्जेम्पशन दे दो एक्सपोर्टर को, दे दो फला चीज दे दो तो एक्सपोर्टर को रिफंड, तो एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर को पैसे कहाँ से मिलते हैं, हम रेवेन्यू देते हैं। पाकिस्तान में 75 लाख टन लोहा की कंजम्पशन है, उस 75 लाख टन के अंदर 40 लाख टन लोहा इंपोर्ट होता है, और जो भी लोहा इंपोर्ट होता है वो सबके ऊपर गवर्नमेंट को रेवेन्यू हम देते हैं, तो एक्सचेकर को तो हमसे मिलना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम आ रही है आपकी मसाइल में, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन है? बस ब्यूरोक्रेसी है जो हमको सुनती नहीं है। हमारे ऊपर एंटी डंपिंग लगा दी एक गवर्नमेंट की तरफ से, किसने लगा दी, क्यों, तो एक लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए। एक लोकल इंडस्ट्री जिसमें 150 आदमी काम करते हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जिससे कोई रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं आता, जो माल 565 में मंगाती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जो लाखों टन माल हम रेवेन्यू देके मंगाते हैं हमको प्रॉब्लम में किया जाता है। हमारी वैल्यूएशन के मसाइल हैं, वो सारे जो है हमारे नवेद साहब जो है इस काम को देख रहे हैं तकरीबन 2 साल से, लीगल इश्यूज को वो सारे आपको बताएंगे। तो मसाइल तो हैं, हम मसाइलिस्तान में रह रहे हैं, हर चीज में हर काम में मसला है। हम घर से आते हैं तो यहाँ बिजली नहीं होती, हमने कहा जी हम तो बिजली के बिल भरते हैं ना, ठीक है जी इस इलाके में अगर रेसिडेंशियल एरिया है और अगर वो लोग कोई चोरी करते हो करते होंगे, आप 11 से 5 तक तो कम से कम लोड शेडिंग ना करें। अगर मैं दफ्तर में बैठा हूँ अपना एसी चलाऊंगा तो मैं बिजली दूंगा ना। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, हमने चूंकि एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी IBA में, एक हम पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक वाहिद इदारा है जो एडवर्टाइज करता है, पैसे खर्चता कि मेरी चीज इस्तेमाल ना करो। दुनिया में हर चीज एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती, जी मेरी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, जी मेरी प्रोडक्ट यूं बिकनी चाहिए, मेरी प्रोडक्ट यूं बिकनी चाहिए, मेरी प्रोडक्ट ये अच्छी है। एडवर्टाइजमेंट करता है कि जी बिजली बचाओ, हमारी बिजली इस्तेमाल ना करो, क्या मतलब है? तो ये चीज है। तो हमारे साथ नवेद ताहिर साहब भी मौजूद है, उनसे भी कुछ मार्केट के मसाइल के बारे में गुफ्तगू। नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मतलब आपने शमीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और अपने मार्केट के अलावा इन्होंने वफाकी हुकूमत की भी बड़ी तनकीद की, जो आप यकीनन अरबों रुपये का टैक्स अदा करते हैं। तो आप क्या कहेंगे अपने मार्केट के मसाइल और
जो शमून साहब ने बात की उनकी बातों में कितनी तरजीह है? देखिए, हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो बातें वो कर रहे हैं बहुत उसलूब से कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक बिल्कुल जनरल सा और बेसिक सा सवाल है किसी भी हुक्मरान से, किसी भी ब्यूरोक्रेट से, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से कि भाई आपको जो रेवेन्यू देता है, जो टैक्स देता है, उसको आप बदले में कुछ तो देंगे, ठीक है? या फिर आप उसी को डंडा मारेंगे। ये मैं आपको कुछ पेपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इमरान खान साहब के नाम 2019 का बजट प्रपोजल, ये शफर जैदी साहब के नाम है। उसके बाद देखिए, उनका कोई जवाब नहीं आया, बजट आ गया। उसके बाद जो बजट में गलतियां थी, अनोमलीज थी हमारी निगाह में, वो शफर जैदी साहब के नाम, कोई जवाब नहीं। आगे सुनिए। उसके बाद 2020 के बजट का फिर प्रपोजल, नए चेयरमैन एफबीआर मैडम नौशीन साहिबा जो अब जा चुकी हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद मेंबर इनलैंड रेवेन्यू के नाम, बजट अनोमलीज, गलतियों का लेटर, कोई जवाब नहीं। इसको भी जो है वो 1 महीना हो गया। और उसके बाद जो इनकी नॉमिनेटिंग कमेटी बनी, मेंबर कस्टम, कोई जवाब नहीं। हमारा हुकूमत से सिर्फ मुतालबा ये है कि हम आपको रेवेन्यू देते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल से समझाऊं बहुत आसानी से कि हम एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं जो एक फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है? वो कंज्यूम हो जाता है पाकिस्तान में, ठीक है? उसी से 2 स्टेप्स पहले कोई इंडस्ट्री का नाम लेकर कि जी मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, और वो मटेरियल इंपोर्ट कर लेता है, उसको जो है वो इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन है, रेगुलेटरी ड्यूटी में भी एग्जेम्पशन है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी में भी एग्जेम्पशन है, और उसको एडिशनल सेल्स टैक्स में भी एग्जेम्पशन है, एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी एग्जेम्पशन है। जो हम सारा इनको रेवेन्यू दे रहे हैं, हमारे साथ जो जातियों की जातियाँ की हैं, हमारा एक आइटम है। देखिए, हम इस वक्त यहाँ पे ना, आप ताजरों के बीच में बैठे हैं, हम सब ताजर नहीं हो सकते इस लेवल के, हम सब इम्पोर्टर नहीं हो सकते, लेकिन आप बैठे उन्हीं की मार्केट में। उनकी मार्केट में हम एक आइटम की आपको एक मिसाल देते हैं कि हमारा जो ज़्यादातर काम है ना, वो सेकेंडरी आइटम्स का काम है। जो सेकेंडरी लोहा होता है, वो लोहा क्या होता है कि जब लोहे की कोई भी फैक्ट्री चल रही होती है ना, चाहे वो चाइना में चले, चाहे वो अमेरिका में चले, चाहे वो साउथ अफ्रीका में चले, चाहे वो जापान में चले, चाहे वो कोरिया में चले, उनके एक्सेस और उनके रिजेक्ट माल निकलते हैं। पाकिस्तान बेसिकली उन आइटम्स की इंपोर्टेड तो मार्केट। क्या वजह है कि मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। जो हुकूमत है, आप क्या ये उस आइटम पे सिर्फ ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, 32% ड्यूटी है। हम 32% पोर्ट पे देते हैं। इसके अलावा हम 17% उस पर जनरल सेल्स टैक्स देते हैं। इसके अलावा हम 3% उस पर एडिशनल सेल्स टैक्स देते हैं। उसके अलावा पिछले बजट तक हम 6% उस पर इनकम टैक्स दे रहे थे। इस बजट में वो कम होकर 2% तक रह गया, यानी कि 4% की छूट मिली है। लेकिन वो 4% की छूट देने के बाद हमें फिर भी जो है साल के आखिर में जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो मजीद टैक्स भरना है। हम जो ये लेटर्स लिखते हैं, हम जो गवर्नमेंट को इतना टैक्स और रेवेन्यू देते हैं, उसके बदले में हमें 1% का कोई फायदा होता तो है? क्या ये वजह सारा है प्रीपेड। आपने इतने लेटर लिखे, जी तो आप कह रहे हैं कि कोई भी आपको जवाब नहीं आया, जी। तो क्या समझते हैं कि अगर ये तमाम जवाब मौसूल नहीं हो रहे तो फिर आपका एक्शन क्या होगा, क्या लाएमल होगा आपका, कि आप इन इदारों के लिए क्या लाएमल तय करेंगे? आपके सवाल का जवाब शगुन साहब अपने जवाब में ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम तो कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं। ना हम जाके पथराव कर सकते हैं, ना हम रोड ब्लॉक कर सकते हैं। हम लिखना जानते हैं, हम अपना प्रोटेस्ट लिख के ही और अपनी आवाज़ से मीडिया के थ्रू तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई लाएमल नहीं है, क्योंकि ना हम कारोबारी लोग हैं, हमें झगड़ा करना आता है, ना हम गालन गलौज कर सकते हैं, ना हम किसी के जाके दफ्तरों में उनकी गिरबान पकड़ सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, कितनी बड़ी ज्यादती है कि जो आपका एक सेक्टर इंपोर्ट करके आपको प्रीपेड टैक्स देता हूँ पोर्ट पे, इतना ह्यूज, ये अरबों रुपए के टैक्स की बात नहीं हो रही है, खरबों रुपए के टैक्स की बात हो रही है। और उसके बजाय आप ऐसी चंद एक आध स्टील मिल्स को, इस वक्त पाकिस्तान में 2 एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके पीछे पीछे 2 और भी आई हैं नई नई, वो सिर्फ जो है आप उनको इतना ज्यादा लेवरेज आपने दे दिया है कि वो अब क्या कर रहे हैं कि इस वक्त 50 अरब रुपए का इस वक्त अखबारों में स्कैम घूम रहा है। वो स्कैम क्या है कि उन्होंने सारा मटेरियल जो है ना, बेसिक रॉ मटेरियल मंगाया और मार्केटों में एज इट इज बेच दिया। गवर्नमेंट के एसआरओस का, गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर का और गवर्नमेंट के इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने एज इट इज उठा के बेच दिया। अब जो उन लोकल स्टील मिलों से माल खरीदती हैं लोग, ट्रेडर हजरात, ताजर हजरात, या उन्हीं के एजेंट जो बने हुए, उन बेचारों को नोटिस आ रहे हैं कि जवाब तो तुमने इनसे क्या मान लिया, क्या मान लिया। अब जिसने अरबों रुपए का गबन किया उसको तो आपने कुछ नहीं कहा, और आप उल्टा उन लोगों को पूछ रहे हैं जिन्होंने जो है ना वो कोड़ियों के नफे पे काम किया है और उस पर थोड़ी बहुत जो है ना तिजारत की है। आप एक बात बताएं, कोई ऐसा मुल्क चलता है? ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन मैं दुनिया के काफी मुल्क घूमा, मैंने देखा कि जितना टैक्स जो है यहाँ पे हम पे करने के बाद हमें 1% का फायदा नहीं है।
एमिनिटीज यूटिलिटीज तो है ही नहीं। इसके अलावा हमें बाकायदा जो है जिस तरह से ट्रीट किए जाते हैं गवर्नमेंट दफातर में, जिस तरह से इनकम टैक्स वाले और सेल्स टैक्स वाले आके हमारे दफ्तरों में बैठ जाते हैं, जिस तरह से आके वो हमारी चीजें चेक करते हैं, जिस तरह से आके वो हमें ऑडिट के नोटिस भेजते हैं, हम कारोबार करने के लायक नहीं। लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ और आता नहीं, हम इसी तरह से जो है वो करते रहेंगे, अपना वक्त गुजारते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, हमारी सांस है। अच्छा हमारे साथ अभी इस वक्त हम शमून साहब के पास वापस जाते हैं। शमून साहब, आपने जैसे जिक्र किया था कि आपको एक ज़मीन मिली और वो ज़मीन यकीनी तौर पर सिर्फ कागजी कार्रवाई में थी, आपको वो ज़मीन आपके मेम्बरान के लिए मिल भी गई है? नहीं जी, ऐसा था कि जिस वक्त कर्नल अफजल साहब थे चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल, उस ज़माने में लोकल प्रोसेसिंग मिल तो कोई थी नहीं। उस ज़माने में या तो पाकिस्तान स्टील मिल माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे चल रही थी, 100% कैपेसिटी पे पाकिस्तान स्टील मिल काम कर रही थी, और उसके अलावा इंपोर्ट होता था, पोर्ट कासिम से मटेरियल आता है या कराची पोर्ट पे आता था। तो उस वक्त फ़िलासफ़ी ये थी कर्नल अफजल साहब की कि जी हम आपको पाकिस्तान स्टील मिल के पास ज़मीन देते हैं, आप अपनी मार्केट को पूरी यहाँ से शिफ्ट करें। वहाँ पे इवन उन्होंने पाकिस्तान स्टील ने हमको नक्शे बना के दिए जिसमें हमारे पास उन्होंने लेबर कॉलोनीज तक दी थी, और उसमें हर चीज़ थी, मार्केटें थी, रिटेल की मार्केट थी, होलसेल मार्केट थी, बॉन्डेड वेयर हाउस था, सारा कुछ था। तकरीबन 400 एकड़ के ऊपर उन्होंने हमको लेआउट बना के दिया था। लेकिन फिर चूँकि वो स्टील मिल जो है जब चलती रही तो सारा कुछ होता रहा, हमारे नक्शे बने, सारा कुछ कार्रवाई हुई, सब कुछ हुई, कुछ वहाँ से लेटर्स वगैरह भी हमें मिले कि जी ठीक है जी आपको ज़मीन हम दे रहे हैं। उसके बाद कर्नल अफजल साहब का जो है वो हार्ट अटैक की वजह से जो है वो इंतकाल हो गया, और वो मामला जो है वो फिर पेंडिंग में चला गया। उनके बाद जो है वो दूसरे चेयरमैन साहब आए, जब उनके पास ये केस गया तो बोला ठीक है जी अच्छी बात है, इसको होना चाहिए, लेकिन वो मामला जो है वो कागजी खानापुरी में लगा रहा। और उसके बाद जो है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मामला चले गए। जब प्राइवेटाइजेशन पे चले गए तो हमारा मामला जो है वो चूंकि हम उसमें कोई खांचा नहीं दे सकते थे, कोई बीच में अंडर टेबल हम वैसे नहीं दे सकते थे, तो वो मामला वहाँ पे अटक गया। तो थोड़ा सा भत्ता दे देते तो देता आपको ज़मीन तो मिल जाती कम से कम। नहीं जी, ऐसी चीजें लेके फायदा किया जिसको हम इम्प्लीमेंट ना करा सके। उसके बाद तो आप उस वक्त यहाँ सवाल उसके बाद जो है हमें जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब टेक ओवर किया और जब वो मेयर थे कराची के, तो उस वक्त वापस से ये बातें सामने आई कि जी चूँकि लोहा जो है बहुत हैवी आइटम है, शहर के बीच में सदर टाउन के अंदर ये मार्केट मौजूद है, तो जी इस मार्केट को ऐसे शिफ्ट किया जाए। उन्होंने हमको जो है वो 75 एकड़ ज़मीन एलोकेट की नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर कि जी आप ये मार्केट जो है वो नॉर्दर्न बाईपास पे ले जाएंगे। ठीक है जी, ज़मीन आप हमको फ्री में देंगे? बोला ठीक है जी हम ज़मीन फ्री में देंगे, आपके मेंबरों को हम देंगे, आप अपने मेंबरों को। हमने ठीक है जी हमें फ्री में ज़मीन देंगे, हम अपने मेंबरों को जो है वो बना के तैयार करके मार्केट देंगे। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी बेचारों का जो है वो सिस्टम ना रहा और उनकी तब कंटिन्यू नहीं कर सके। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले हमें जो एक दफ़ा सिंध गवर्नमेंट से बुलाया गया कि जी आपके लिए 75 एकड़ ज़मीन है, तो आप जाएं वहाँ पे बाउंड्री वॉल बना लें। हमने कहा जी बाउंड्री वॉल तो बना लें, लेकिन अब वहाँ पे जो गांव गोट बन के बैठे हैं और जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है आप उनसे छुड़वा के दें। नहीं जी वो तो आपका काम है, वो आप उनसे छुड़वाएं। मतलब ये हमारा व्यापारी आदमी का काम नहीं है कि हम उनसे लड़े मरें। हुकूमत का एक मतलब ये नॉन कागजी कार्रवाई करने का अब वो उन्होंने जिस तरीके से हमारी स्टील मार्केट को दी थी, इस तरह उन्होंने शेरशाह मार्केट के भी की थी। काफ़ी मार्केटों के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया था, और शायद अगर वो कंटिन्यू करते तो ये काम हो जाता। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ तो एक बंदा आता है, एक पॉलिसी चलाता है, जब वो बंदा ख़त्म हो जाता है या बंदा चेंज हो जाता है तो सारी पॉलिसियाँ उसके साथ जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये एक इशू है। हमारे साथ यकीन तौर पर जो है अरशद जवानी साहब भी बड़ी बीच में कह रहे हैं कि मतलब हमें जगह मिलनी चाहिए थी, और यकीनी तौर पे इनका हक बनता है, उन्हें जगह मिलनी चाहिए। इनसे भी कुछ बात है। अरशद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया। मार्केट में तो बड़े ज़बरदस्त मसाइल हैं और ज़मीन भी आपको मिल रही थी, वो मिली नहीं, तो ये तो वादे होते रहते हैं। हुकूमती और यतीन हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत वादे ज़रूर करती है, मगर कोई इत्तेफाक से कोई वादा पूरा हो जाता है। तो ऐसा क्या वजह है कि आप लोग से ये वादा पूरा नहीं हो रहा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए, उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने कुछ महसूस किया कि हम ताजरों के मसाइल हैं, तो आज K21 इस जगह मौजूद है हमारे साथ। उस चीज़ का पहले बहुत शुक्रिया, आपके कैमरामैनों का सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। पहली बात यह है कि हमने जो हमें ज़मीन मिली, पहले 400 की जगह पे 75 एकड़ रह गई, और 75 एकड़ भी वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया।
उसकी भी कोई बात नहीं करते। बाउंड्री वॉल भी हमने लगानी थी, सब कुछ हमने करना था ताकि वो गोड वालों को भी वो ज़मीन गोड पे सिंध गवर्नमेंट गोड वालों को अलॉट कर दे। ये तो उनका वतीरा है हमेशा से। बहरहाल बात करेंगे ताजुर के मसाइल की। मेरे प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी बातें की, शमून साहब ने, मेरे जनरल सेक्रेटरी नवेश साहब इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं कि हमें क्या क्या इशू है। हमारे पास इशू बहुत से हैं। हमारे पास वैल्यूएशन का इशू है, जो हमारी वैल्यूएशन है उसका बहुत बड़ा इशू हमारे पास है, क्योंकि हम सेकेंडरी माल मंगाते हैं जो कि जहाँ से हम मंगाते हैं वो लोग उसको स्क्रैप कर देते हैं, वो उसको सेकेंडरी काउंट ही नहीं करते, वो स्क्रैप के भाव में माल आता है। हमसे यहाँ स्क्रैप के भाव की ड्यूटी के बजाय हमसे सेकेंडरी वर्ड बना के इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया कि भाई ये आपको सेकेंडरी की ड्यूटी लगी। सेकेंडरी का कहीं किसी पूरी दुनिया के अंदर सेकेंडरी माल का खासा ही नहीं है। वो जो भी निकलता है उसको स्क्रैप किया जाता है। हम बहुत सी जगहों से माल मंगाते हैं, यूरोप से मंगाते हैं, उसके कोयलों के ऊपर बाकायदा स्क्रैप लिखा होता है। उसकी ड्यूटी उन्होंने हमें जो है वो, आप मुझे बताएं कि प्राइम और सेकेंडरी की ड्यूटियों में क्या फर्क होना चाहिए। ऐसा जब आप समझदार आदमी हैं तो प्राइम ऊपर होनी चाहिए और सेकेंडरी नीचे होनी चाहिए, या सेकेंडरी ऊपर होनी चाहिए या प्राइम नीचे होनी चाहिए। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ प्राइम की ड्यूटी कम है, सेकेंडरी ड्यूटी ज्यादा है। तो इतने मसाइल हैं तो उस पर मसाइल पे हमेशा हाईलाइट हुए हैं। वैल्यूएशन के डिपार्टमेंट में, कस्टम वैल्यूएशन में मीटिंग्स हुई हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई है, सारी चीजें होती है, वो यहाँ से सुनते हैं। अल्लाह उनको आज वो FBI वो उनके अब्दुल मुनीस साहब, उनका इंतकाल हो गया, उनके सामने भी हम बैठे थे, उनसे भी बात हुई थी। वो वही बात है कि वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, एक कोरम बनाते हैं, वफा को दिखाते हैं। जी हमने इम्पोर्टर्स को बुलाया था, सबको बुलाया, बिठाया, बात की, चाय पिलाई, मिनरल वाटर पिलाया उनको और उनको रवाना कर दिया और मिनट्स बना दिए, जी ये आए थे और मुलाकात हो गई। मसाइल का हल नहीं होता कहीं भी, किसी डिपार्टमेंट में भी, चाहे वो FBR हो, चाहे वो सेल टैक्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी में हम NTC जाए, कुछ भी आप कर लें, आप कुछ भी लिख दें, पेपर काले कर दें। नवीद साहब ने जो है वो रातें खराब की हैं, उसको पूरे प्रोग्राम उस पे लिख के एंटी डंपिंग ड्यूटी पे कम से कम उनके एक सवाल नामे पे हमने 500 पेज का जवाब जमा कराया, फिर भी हम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई। तो मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास वो जो आपने कहा ना, हम वो खांचा नहीं दे सकते, शायद हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी नहीं। अच्छा, 2020 में जो बजट आया जी, तो क्या आप वफाकी और हुकूमत इस बजट से मुतमईन है? चले मुतमईन की बात भी एक कर लेते हैं। मुतमईन अगर आप कहें दिल को मुतमईन करना है तो मैं मुतमईन, अगर दिल को मुतमईन करना है तो हम मुतमईन है बिल्कुल, और अगर आप पेपर पे आ जाएं तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि बजट में तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। टैक्स तो लगाने की उनके पास पोजीशन ही नहीं थी, वो टैक्स लगाते, क्योंकि कोविड के चक्कर में वो टैक्स लगाते तो इनको और पता चलता है क्या हुआ है। हमारे पास तो इन्होंने क्या किया, वो एक जगह इन्होंने बोला कि जी देखें हमने कमर्शियल को 4% इनकम टैक्स वेव कर दिया, 2% कर दिया, इंडस्ट्री को भी ये कर दिया, एडिशनल सेल टैक्स की तलवार हमारे पे लटका दी, इंडस्ट्री को निकाल दिया। भाई हम आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम आपको टैक्स देते हैं, पोर्ट पे आप हमसे कैश पैसे ले लेते हो, ये भी नहीं कहते हो कि यार बाद में दे देना। भाई जब आपका टाइम आए, टाइमिंग ड्यूटी भरोगे तब भरना ये टैक्स, नहीं जी ये पोर्ट पे टैक्स दे दो सारे। इसका क्या हाल? बहरहाल गवर्नमेंट की बात तो करनी है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो बोलती है हम सही है, तो अब वो भी सही है तो ठीक है। ये जैसे जैसे जूम का तू है मामला चल रहा है, लोड शेडिंग, शमून भाई ने बता दिया जी कम से कम 11 बजे जब दफ्तर आते 5 बजे तक तू ना करें, 5 बजे के बाद करें अगर आपको एरिया में लोड शेडिंग करनी है, क्योंकि व्यापारी तो आपको दे रहा है ना पैसे, या नहीं दे रहा, बिल भर रहा हूं, बिल्कुल भर रहा हूं भाई, सब चीजें कर रहा हूं, बिल भर रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं। गटर लाइन एक बार जब खोद के चले जाते हैं, साल वो खुद ही मिट्टी सीधी होती चली जाती होती है, या बारिश हो जाएगी या कहीं से मिट्टी आ जाएगी, वो खुद ही गड्ढा बढ़ जाएगा। भाई अरशद जवानी साहब हमारे साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि इन्होंने बारिश का भी जिक्र किया और बारिशों का मौसम चल रहा है, तो हमारे साथ अभी और भी मेहमान हैं, हम उनसे भी कुछ जबरदस्त गुफ्तगू करेंगे।
कराची आयरन स्टील मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और लोड शेडिंग का एक बार फिर सिलसिला जारी। वफाकी और सिंध हुकूमत कहती है कि कराची में या मुल्क भर में लोड शेडिंग नहीं होगी, मगर मुंह बोलता सबूत आयरन स्टील मार्केट में मौजूद है और हम आपके बताते हैं कि जहां लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुँचे। मेरे साथ इस वक्त मार्केट के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। लोड शेडिंग है या आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन है यहाँ पर जो बड़े काम कर रही है, मगर लोड शेडिंग का यहाँ मसला है, तो आप क्या कहोगे? जनाब वाला ये देखें, आजकल लॉकडाउन की वजह से पहले ही टाइम शॉर्ट हो गए हैं, हफ्ते की छुट्टी हो गई है, 7 बजे तक की टाइमिंग है, तो इस दौरान जब ये लाइट चली जाती है, देखें ये कैसा अंधेरा हो रहा है इस वक्त, आपके दोनों तरफ दुकानें हैं सब जगह, तो यहाँ पे ये जो है ना फिर हमारे और मसाइल बढ़ जाते हैं। लाइट के जाने के साथ साथ इस कदर गर्मी है, 40 का टेम्परेचर है, ना मजदूर हैं बेचारे, इनसे काम नहीं हो पाता, अगर पंखे नहीं चल रहे होते, हम लोग खुद गर्मी में बैठे हुए होते हैं। हमारे अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक हो गई है हर चीज़, हमारे सारे बैंक स्केल, हमारे ऑफिसेज सब मोहताज हो गए हैं बिजली के, ये बिजली नहीं होती तो सारे काम ठप हो जाते हैं। ये बड़े मार्केट के लोगों का यही कहना है कि अगर बिजली नहीं होती है तो हमारे कारोबार यकीनन ठप हो जाता है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है और लॉकडाउन के बाइस जो है हम मार्केट में शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त मार्केट के जो सदर हैं शमून साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे भी मालूम करते हैं। शमून साहब, आज लोड शेडिंग है, ये मार्केट है और आप इन मसाइल के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि हम व्यापारी आदमी जब 11 बजे दुकानों पे आते हैं और 5 बजे तक अपने कामों पे होते हैं, कम से कम हमारे वर्किंग आवर्स के दरमियान जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए, क्योंकि हमने तो कोई कुंडा नहीं लगाया हुआ। अगर कोई कुंडे लगे हुए हैं तो वो तो जो है वो रेसिडेंशियल एरियाज में लगे हुए हैं, तो उनका जाके कुंडा काटे। व्यापारी आदमी जो पैसे देता है, जो बिजली का बिल भरता है, अब आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग में हमारा सारा काम रुक गया है। ना हमारे वे ब्रिजेस चल सकते हैं, ना हमारी क्रेनें चल सकती है, ना हमारे पास दूसरे चीजें हो सकती है। एक वर्किंग आवर्स का टाइम है, कारोबारी वक्त है, और उस कारोबारी वक्त के दरमियान जो है हमारी बिजली चली जाती है। शमून साहब यही कह रहे हैं कि देखो सदर है मार्केट के, उनका यही कहना है कि मार्केट में लाइट गई हुई है और इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है और यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं जो इस मार्केट में काम करते हैं, कारोबार करते हैं। लॉकडाउन की वजह से भी यहाँ कारोबार मुतासिर हो रहा है और मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। कुछ दुकानदार हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बल्कि ये दुकान में कुछ मुलाजमीन बैठे हैं और यहाँ देखें SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है SOPs, और ये कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनका कारोबार लाइट ना होने के बाइस बंद है और यकीनी तौर पर यकीनन काले बादल भी छा गए हैं और अगर यहाँ बारिश हो गई तो ये जगह दरियाए सिंध का मंजर पेश करेगा और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है अगर तेज़ बारिश हो गई तो यहाँ मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। तो मेरे साथ कुछ और लोग भी बात करना चाहेंगे। चौधरी साहब, आप ही कुछ बताएं कि आपने कहा था कि अगर बारिश हो गई तो यहाँ पर दरियाए सिंध का मंजर पेश करता है, तो यकीन तो हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा अभी आपके सामने खाली बारिश होने की देर है और खाली आप देखें कि बस बारिश जैसी इधर बरसेगी तो बाबा उर्दू एक समंदर का जो है वो मंजर पेश करेगा, खास करके मोनेस्ट्री मार्केट, जो कि पानी तो हमारे बहुत सर इतने हमारे मजदूर ये लॉकडाउन की वजह से हज़ारों की तादाद में इस मार्केट के अंदर जो काम करते हैं, ये बेचारे डेली ये विजेस पर, ये सुजुकी वाले, गदा गाड़ी वाले, ये सब एक जो है मसाइल के शिकार हैं। और बारिश तो एक वो अभी जो तबाही लेके आ जाएगी, आधे घंटे बारिश में आप जो खुद देखिएगा। हमारे साथ अरशद साहब भी मौजूद हैं। अरशद साहब, क्या कहेंगे इस वक्त? साहब, इंशाल्लाह एक आधा घंटा आप हमारे साथ रहें और फिर यहाँ पे बोर्ड का इंतजाम करेंगे आपके जाने का, क्योंकि ये पूरा पानी से भर जाएगा और बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमारा जो काम है वो लोहे का काम है और लोहे पे पानी लगने का मतलब है आपको कि हमारा नुकसान, और ये नुकसान होगा। यहाँ कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं होता। एक घंटे की बारिश में ये समंदर पे होगा और इंशाल्लाह रात को 2-3 बजे वो पानी उतरना शुरू हुआ, जैसे समंदर पे पानी उतरना शुरू होता है ऐसे ही उतरना शुरू होगा। तो मोइन स्टील मार्केट इस वक्त हम मौजूद हैं और ये मोइन स्टील मार्केट है जहां करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, मगर वो मसाइल के अंबार में दबे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन
शजील गोपलानी साहब मौजूद है और ये वो ताजिर रहनुमा है कि कोरोना वायरस की वबा जिस वक्त फैली और वफाकी और तीन हुकूमत ने जो ताजिरों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाला और बार बार लॉकडाउन में मजीद इजाफा किया, मगर ताजिर रहनुमा हुकूमत से यही मुतालबा करते रहे कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, मगर हुकूमत सिंध ने इनकी ताजिरों की कोई बात नहीं सुनी और सिर्फ अपनी मनमानी की और लॉकडाउन में मजीद इजाफा करते चले गए। वफाकी और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से जो है ताजिर रहनुमा की बातचीत होती रही, जिसमें शजील गोपलानी साहब की, कमिश्नर कराची, वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से भी मुलाकात आई। ताजिर रहनुमाओं ने यही फैसला था कि हमारे मुलाजमीन यकीनी तौर पर बेरोजगार हो जाएंगे अगर लॉकडाउन में नरमी नहीं कहेगी। तो अब मैं जो आज आयरन स्टील मार्केट में मौजूद हूँ, तो हम शजील गोपलानी साहब से भी कुछ यहाँ के मसाइल मालूम होते हैं। शजील साहब अस्सलाम वालेकुम। शजील साहब, आज आपने देखा कि आयरन कराची आयरन स्टील मार्केट में मौजूद है शमून साहब, उनके नवेद साहब और अरशद साहब ने बड़े अपने मसाइल बताए, मगर बारान रहमत भी बड़ी तेजी से बरस रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि बारान रहमत जो है बारान ज़हमत हमारे लिए बन जाती है, जबकि ये अल्लाह ताला की एक रहमत है। पानी जब बरसता है इससे खेतियाँ भी आपकी सरसब्ज हो जाती हैं, पानी के मसले भी हल होते हैं और चरिंद परिंद और इंसानों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। लेकिन हमारे साथ हमारे मसाइलिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि ये मसला एक बहुत बड़ा गंभीर मसला बन जाता है। जैसे बारिश आती है तो आप देखेंगे हमारे ताजरों के चेहरे मुरझा जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि तमाम मार्केटें जो हैं वो नशीबी इलाकों में मौजूद हैं। आपके जो बरसाती नाले हैं वो सारे चौक हैं और पिछले 70 सालों में कोई आपका डेवलपमेंट का सही तरीके से इस शहर के अंदर काम हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नोट बनाया, चाहे कोई भी आ जाए शख्स, कोई मेयर की शक्ल में आ जाए, कोई चीफ मिनिस्टर की शक्ल में आ जाए, कोई किसी भी मिनिस्टर की शक्ल में आ जाए, वो सामने है। आपकी स्टील मार्केट, टिम्बर मार्केट, जोड़िया बाजार, इन तमाम मार्केटों को आज से 20 साल 22-25 साल पहले शहर से बाहर मुंतकिल हो जाना चाहिए था। इतनी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज की मार्केट कभी भी शहर के बीचों बीच नहीं होती, ये मसाइल पैदा करती हैं। लेकिन हमारे साथ अलमिया ये है कि हमारे जो ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट तो गवर्नमेंट को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मॉरली सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो करप्शन का पैसा चाहिए उनको, चाहे रिश्वत चाहिए हो, चाहे चालान के पैसे हो, वो हम हर तरीके का पैसा इनको देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है इस हालत में रहते हैं कि हम कसम परस्ती की जिंदगी गुजारते हुए अपनी जिंदगी पूरी कर लेते हैं। शमून साहब ने भी, नवेद साहब ने भी, अरशद साहब ने भी बड़े मसाइल अपने मार्केट के बनाए टैक्सेस के हवाले से, और आपको तो हुकूमती अरकान से राब्ते रहते हैं, मगर आप लोग को मजीद हुकूमत की तरफ से लॉलीपॉप मिलते हैं ताजिरों के लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है, हम सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लोग हैं, हम अपना पैसा लगा के कारोबार करते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है ना, तो एक चीज आप जहन में रखें कि 70% उसको हुकूमत देती है। वो बैंक से पैसे लेता है 70%, वो 70% भी नहीं होता, वो 110% ले चुका होता है। वो अपनी ओवर जो है बिलिंग करके वो बैंक से पैसा लेके, वो बैंक के पैसे पे, आपके पब्लिक के पैसे पे वो अपना इंडस्ट्री लगाता है, फिर वो सारी सब्सिडी लेता है और जो टैक्स हम पे करते हैं उसमें मजे इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्यूरोक्रेसी करती है। जो मुल्क का 70% जनरेट होता है रेवेन्यू कराची से, अगर आप उसको उठा के देख लें तो आपका 70% में 42% रेवेन्यू जो है वो इंपोर्ट सेक्टर देता है। और इंपोर्ट सेक्टर में ये लार्जेस्ट सेक्टर है आपका स्टील। आप देखेंगे स्टील एक तो आपकी अपनी, तो अगर आप गवर्नमेंट की मंतक हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि आप सब्सिडी क्यों देते हैं। दुनिया में इंडस्ट्री लगती है, आप दुनिया में कंपटीशन की इंडस्ट्री लगाए ना, आप उसको सब्सिडी दे के उसको भिखारी तो नहीं बनाए, उनको कॉम्पिटिटिव रेट पे इनको माल बनाने चाहिए कि मुल्क में माल सस्ता बने, हम इंपोर्ट ही नहीं करें। हम सेकेंडरी का माल इंपोर्ट करके और प्राइम से ऊपर की ड्यूटी दे रहे हैं। ये लॉजिक कहीं दुनिया में समझ में आती है? ये कौन सी मंतक है कि जो माल आप हल्का माल लें उसकी आप ड्यूटी ज्यादा दें? क्या चाहिए गवर्नमेंट? और हमें तो ये लगता है कि अभी तक इसके ऊपर कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए कि जो करप्शन का पैसा बाहर जाता है ना, वो लगता हमें ये है कि हमसे ओवर बिलिंग दिखा के, जबकि हमारा माल $100 का है, उसकी ड्यूटी हम $200 की दे रहे हैं, तो $100 का जो पैसा है वो गवर्नमेंट किस तरह स्टेट बैंक कवर करता है? वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे? जो करप्शन का पैसा तो बाहर नहीं जा रहा, इनको बहुत सोचना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बाइस ताजिरों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और एक दिन की हड़ताल पर 4 अरब रुपए से जायद का नुकसान होता है। एक दिन अगर मार्केट बंद हो, क्या कहेंगे? 3000 अरब रुपए, मैंने पहले दिन कही थी बात कि 3000 अरब का नुकसान होगा, और ये फिगर 3000 अरब का आपको FBR ने अब दे दिया। और ये तो FBR का ऑन रिकॉर्ड है, जो आपका अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है। 6500 अरब रुपए का पाकिस्तान को लॉस हो चुका है लॉकडाउन में, 6500 अरब।
आज पोजीशन ये है कि बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दी गई 4-4 महीने की, और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे, मैं अभी आपके चैनल के तवज्जुह से बताता चलूं, अभी मेरे को एक ताजिर रहनुमा मिला है और उसने मुझे ये बताया कि मेरे 6 बच्चे स्कूल जाते हैं, 6 के 6 बच्चों को आज इन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिए क्योंकि मैंने इनको ये बोला था मैं अभी फीस नहीं दे सकता हूँ, ईद के बाद दूंगा। तो आज मसले मसाइल आपके बहुत बढ़ चुके हैं। बिजली के बिल आप देख लें कि 1-2 कमरे के घर का बिजली का बिल ऑल सिटी एरिया का 27,000 रुपए, जबकि 10,000 रुपए यहाँ घर का किराया है। घर का किराया सस्ता हो गया, बिजली आपकी महंगी हो गई। ये सब आप महंगी करते जा रहे हैं। आज आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, और सिर्फ नाअहल लोग हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से। इसमें ताजिर का कोई किरदार नहीं। ताजिर 52% और 60% का जो रेवेन्यू दे रहा है, एक दुकानदार एक चीज इंपोर्ट कर रहा है, 52% आपको टैक्स देता है। वरना लॉजिक क्या है मैशियत की, इकोनॉमी का, जो हम इकोनॉमी पढ़ने के लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स को, हमें तो ये कहा जाता है कि कम प्रॉफिट, ओवर रोलिंग, ज्यादा रोलिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे हुकूमत ये है कि प्रॉफिट ज्यादा लेती है और रोलिंग ज्यादा नहीं करवा रही। शर्जील साहब, ये जो अभी कोरोना के हवाले से गवर्नर सिंह, वजीर आला, कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ आप लोग की मीटिंग बुलाई और आप लोगों ने बार बार यही कहा कि हमें कुछ कर्जा दिया जाए अपने मुलाजमीन के लिए, मगर उसमें कुछ ताजिर रहनुमा ऐसे थे जिनका वजूद नहीं है मार्केटों में, और उसके बावजूद भी वो जो है अपनी दुकानें चमका रहे हैं। इस बारे में क्या कहो? देखें, ये तो हुकूमती इदारों को सोचना चाहिए कि वो किनको बुला रहे हैं। जिनका मार्केट, जिनका अपना कारोबार नहीं है, जो टैक्स नहीं देते, उनको तो पहली बात है हुकूमती ऐवानों तक जाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। हर मुल्क में जो पुरअमन शहरी वो होता है जो अपना टैक्स अदा करे। जो टैक्स अदा नहीं करता तो उस शहरी को आप सारी फैसिलिटीज दें, लेकिन अगर वो ताजिर है तो उसको हुकूमत ईवानों तक रसाई नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारा काम नहीं है। और कोरोना वायरस की वजह से कई मुलाजमीन जो है वो बेरोजगार भी हुए थे, मगर हुकूमत सिंध की तरफ से या बल्दियाती इदारों की तरफ से किसी भी मार्केट हो, जैसे आयरन स्टील मार्केट में मजीद बड़े मसाइल है, मगर इनके मसाइल के लिए वफाक और सिंध हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती, क्योंकि इनके साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक किया जा रहा है। क्योंकि ये अरबों रुपए का टैक्स देने के बावजूद भी इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मार्केटें और अवामी मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा प्रोग्राम में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।